जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से पहले किस तरह से यहाँ पर स्कैम होते थे जग जाहिर है, और 370 हटने के बाद थोड़ा बहुत रोक ज़रूर लगी है। लोग भी अब एक्टिव हो गए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, और कई सारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आरटीआई लगाकर डेटा निकालते हैं और उसके बाद कई चीज़ें जो हैं एक्सपोज भी ये लोग करते हैं। और आज एक ऐसा स्कैम हमारे सामने आया जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सरदार बलविंदर सिंह जी जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्होंने की, और उन्होंने जो स्कैम एक्सपोज किया, लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम उन्होंने बताया कि लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का ये स्कैम है, और सीधा सीधा सरकारी खजानों को ही चूना लग रहा है। ये स्कैम क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ सरदार बलविंदर सिंह जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि वैसे तो 500 करोड़ का स्कैम हमने, मुझे लगता है बहुत समय के बाद हमने सुना है कि इतना बड़ा स्कैम जम्मू के अंदर। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि आखिर ये स्कैम है क्या और कैसे सरकारी खजाने को चूना जो था वो लगा रहा था और कौन लोग लगा रहे थे। देखिए, पहले यहाँ पर ई टेंडर की जाती थी, जो डिपार्टमेंट से वो 3 कोटेशन लेके माल परचेज करते थे। तो सरकार ने 8 दिसंबर 2017 में एक स्कीम लाई। उन्होंने कहा जी इसको ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से लाया, ट्रांसपेरेंट तरीके से लाया जाए और जल्दी कास्ट इफेक्टिव हो और टाइम बाउंड हो, जल्दी से जल्दी परचेज की जा सके। तो उसके लिए उन्होंने जेम एक पोर्टल लॉन्च किया जिसे हम कहते हैं जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो उसकी इंटेंशन बड़ी क्लियर थी, साफ सुथरी थी कि जो बायर और सेलर का नेक्सस होता है उसको खत्म किया जाए। तो सरकार की मंशा उसमें बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन हकीकत उसकी कुछ और निकली। पिछले काफ़ी सालों से हमें ये खबरें मिल रही थी कि जेम के द्वारा जो माल परचेज किया जा रहा है बड़ा सब स्टैंडर्ड का है, कोई भी जाके अपना कूड़ा करकट वहाँ जाके बेच सकता है मिलीभगत के थ्रू, और उसके रेट्स मार्केट से एग्जिस्टिंग रेट से कम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर साइड पे जेम के थ्रू परचेज की जा रही है। बड़े अफसर ने हमें कहा कि जो चीज़ मार्केट में हमें कोई एसी लेना है, मार्केट में अगर 22,000 का है तो यहाँ हमें वो 24 या 25,000 का मिलता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें वहाँ से परचेज करना है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है। तो काफ़ी चीज़ें जब सामने आई तो हमें लगा भाई नहीं, अब इस इशू पे काम करने की। आज से 3-4-5 महीने पहले आरटीआई 2 ही डिपार्टमेंट मैंने पकड़े, एक डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ जम्मू और दूसरा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उसमें से सारी आइटमें नहीं कुछ, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए टाइम चाहिए होता है जी। तो जब मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाई, पहले तो उन्होंने मैंने उनसे पूछा था मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट की कापियां हैं, जितना भी आपने जेम के थ्रू परचेज किया वो कापियां मुझे दे दी जाएं। लेकिन जब उन्होंने मैं गया लेने के लिए तो बुलाया, टोटल 14 पेजेस दे रहे थे। 14 पेजेस में मुझे कॉन्ट्रैक्ट की कापी नहीं दे रहे थे, मुझे सिर्फ टेंडर डॉक्यूमेंट दे रहे थे, BOQ जिसे कहते हैं। वो क्यों? वो उनको पता होगा, क्योंकि वो अच्छा जो वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर हैं, जो PIO हैं, बड़े जेंटल से आदमी हैं, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। वहाँ पर जो लीगल सेक्शन में कुछ लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ आनाकानी कर रहे थे, और जो शख्स इसका इंचार्ज है वहाँ जेम की प्रोक्योरमेंट का, जिसके पास पासवर्ड है, उसको पता था कि ये चीज़ें अगर बाहर जाएंगी तो हम पे गाज गिरेगी, तो उन्हें अवॉइड किया। जब मैंने उस डिप्टी डायरेक्टर को जगह समझाया भाई इन्होंने नहीं दिया, लेकिन गलती आपके ऊपर आएगी, जवाबदेही आपकी फिक्स होगी, कल को मैं कमीशन में जाऊँगा तो जवाबदेही आपकी फिक्स होगी। मैंने कहा मुझे कम से कम ये चीज़ें पता कि अब आपने जो परचेजिंग की है उसके कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 120 पेज की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी जी। तो फिर वो थोड़ा सा घबराया, उसने कहा नहीं अगर इनको इतना पता है। मैंने कहा आपने अल्ट्रासाउंड मशीन परचेज किया, आपने माइक्रोस्कोप परचेज किया, आपने कार्ट्रिज परचेज किए हैं, आपने बेडशीट परचेज किए हैं। जब इतनी डिटेल बताई तो समझ गया भाई इनको पता है। तो उसने सबको बुला के अफसर को कहा होगा भाई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फिर जब इन्फॉर्मेशन को 10 दिन के बाद इन्फॉर्मेशन दी, वो भी यकीन मानिए जितने पेजेस होने चाहिए थे वो पेजेस की क्वांटिटी को पूरा करने के लिए उन्होंने अल्ट्रासाउंड की जो कॉन्ट्रैक्ट था 6 पेजेस का, उसको 3 बार उसको कॉपी कर दिया, वो मुझे दे दिया गिनती पूरे। अभी उन्होंने मुझे पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जिससे मैं पूरी जानकारी हासिल करता था, बहुत कम मिली। उसके बाद मैंने उन चीज़ों की इंस्पेक्शन मांगी थी, भाई जो चीज़ें आपने परचेज की हैं, अगर कोई फर्नीचर लिया है मुझे बता दीजिए, ताकि इन्होंने रिवॉल्विंग चेयर्स लिए हैं, रिवॉल्विंग चेयर की आप हम घर में जो रखी हैं, ऑफिस में रखी हैं, उसकी कास्ट 5,000-6,000 में अच्छी चेयर मिलती है। इन्होंने 15,000-16,000 की एक चेयर परचेज की है। अब जब तक मेरे पास उसकी पिक्चर नहीं है तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता,
या उसका मॉडल नहीं है, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, और अनब्रांडेड चीज़ों का मॉडल नहीं होता, तो इसलिए मैं उन इश्यूज़ पे नहीं किया, वो मैं नहीं कर पाया। मैंने वो चीज़ें पकड़ी जो जवाब मेरे पास आया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, हेल्थ ने, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ ने एक अल्ट्रासाउंड मशीन परचेज की, बीपीएल की है, EQ5। इन्होंने आज से 2 साल पहले 2020 में परचेज की। उसकी कीमत इन्होंने ली 13,18,000 रुपया, 13,18,000 की, और उसमें इन्होंने उसकी वारंटी ली 5 साल की, जबकि वारंटी की अब जरूरत नहीं है इनको। 1 साल की जो इनबिल्ट वारंटी होती है वही चाहिए होती थी, बाकी वारंटी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज से कुछ देर पहले एक स्कीम लॉन्च की थी। उस स्कीम के तहत उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, एक प्रोग्राम बनाया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट। इसके तहत उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे एक टेंडरिंग करके सबको रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। सो इनको जो मशीन खरीदते हैं उसमें वारंटी लेने की जरूरत नहीं थी। वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक घपला किया है। उसको कह दिया होगा वारंटी नहीं चाहिए तो कागजों में लिख दे, क्योंकि हमारी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट खुद करता है। इन्होंने बिल भी दिए, मेरे पास सारे बिल पड़े हैं। अच्छा। जो इन्होंने मुझे बिल दिए, मेरे पास बिल की सारी कापियां पड़ी हैं। जो आप तो बिल में ये जो मैंने ब्रीफ बनाया, ये बिल में से बनाया है, इन्हीं में से मैंने सारा बनाया। ये पूरा डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा सारा है, ये डिपार्टमेंट के बिल्स हैं जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो परचेज किए हैं। अब मैंने जो अल्ट्रासाउंड की जो मशीन इन्होंने परचेज की, मैंने भी एक कहीं ना कहीं से मैंने करके एक उसकी कोटेशन ली, और जिस कंपनी से कोटेशन ली, ये उसकी कोटेशन है। एक कंपनी ये पंजाब की है, वही कंपनी उसी को डील करती है, इसका नाम है मॉडर्न सर्जिकल हाउस जलंधर। इन्होंने मुझे उसकी कोटेशन दी 9,91,000 में। आप समझिए, जो मशीन इन्होंने 2 साल पहले 13,18,000 में परचेज की, वो आज की डेट में मुझे 9,91,000 की मिल रही है। अगर तब मैं उसकी कोटेशन मांगता तो कम से कम 9 लाख में होती। तो इन्होंने 3 से लेकर 4 लाख तक एक मशीन में घपला किया। 9 लाख की होती तब या उससे सस्ती होती थोड़ी? मैंने कहा तब आज 9,91,000 की मिली है। 2 साल की आप एप्रिसिएशन डाल लो, और ये कम होती रेट, जिसका 9 लाख के करीब करीब होती। तो जो इन्होंने वो परचेज की, इन्होंने 6 मशीनें परचेज की। तो मैं ये कहता हूँ कि 6 मशीनें परचेज की, इसमें 6 को 24 लाख के करीब करीब ये इसमें अल्ट्रासाउंड मशीन में कमीशन खाई गई है। जो मैं कहता हूँ ये सरकारी मुलाजिम ही खा जा रहे थे। बिल्कुल, ये खा जा रहे थे। और उसके अलावा एक रेडिकन बाइनोकुलर पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप एक इन्होंने परचेज की, 8 मशीनें परचेज की, ये माइक्रोस्कोप, जिसकी कास्ट इन्होंने परचेज की 58,000 में। जब मैंने उसी कंपनी से कोटेशन मांगी, उसी कंपनी की रेडिकॉन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये रेडिकॉन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये उसी कंपनी की है। तो इसी कंपनी से जब मैंने कोटेशन मांगी, मुझे उन्होंने कहा ये 48,000 कास्ट है, आपको 35% डिस्काउंट देंगे। तो 31,200 की बताई, GST डाल के 37,816 रुपए की ये मशीन में बताई। यानी कि इसमें भी इन्होंने 8 मशीनों में टोटल करके 1,63,872 रुपया इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार को चूना लगाया गया। ठीक है। उसके बाद बात यही नहीं खत्म होती। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ कंपैटिबल कार्ट्रिजेज परचेज की। कंपैटिबल कार्ट्रिजेज भी 2 किस्म की आती हैं। एक OEM वेरीफाइड होती है, जो जेम के थ्रू की जाती है, उसकी सर्टिफिकेशन मिलती है। एक होती है कंपैटिबल कार्ट्रिज जो अनब्रांडेड होती है। अगर कैनन की डायरेक्ट लोगे तो कैनन की उसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अनब्रांडेड जो कंपैटिबल कार्ट्रिज ली, उसको आप सुन के हैरान होंगे। इन्होंने कंपैटिबल कार्ट्रिजेज इन्होंने 9,200 में परचेज की, उसकी मार्केट में कोटेशन 1,850 रुपये है बस। जो इन्होंने 4,956 में परचेज की, उसकी भी मार्केट की कोटेशन जो 1,850 रुपये है। और एक बड़ी हैरानगी की बात, इन्होंने 7 ही वेंडर रखे हुए हैं जिनको पिछले 2-3 साल से जिनसे ये माल ले रहे हैं। एक तो हैरानगी वहां होती है कि जैम पोर्टल 7 ही वेंडर्स के पास L1 जाके कैसे पहुंच जाता है, और यहाँ L1 नहीं आ रहा, ये H1 आ रहा है। हाईएस्ट साइड पे जो आ रहा है, ये उसको टेंडर दे रहे थे, उसी को सारा माल ऑर्डर करते हैं। साथ ही इनके पास सारे ही जानीपुर के, रूपनगर के, लोअर रूपनगर के लोग, जो मैं समझता हूँ वहां पर जो शख्स इसकी पासवर्ड है जिसके पास, उसने अपने रिश्तेदार ही सारे रखे हुए हैं, उन्हीं को पिछले इतने सालों से उन्हीं से माल परचेज कर रहा है। अच्छा, और जिस शख्स ने गांधीनगर में दुकानदार है जो इनको माल सप्लाई करता है, उसने जो माल इनको 4302 रुपये में दिया है, मुझे वो कोटेशन दे रहा है 550 रुपये की। जानबूझ के तो नहीं इतने बिल लिखवाए उन्होंने, पैसा थोड़ा सा दिया होगा तो बाकी खा गए। उन्होंने किया, कितनी कमीशन ली? जो चीज उसने 4,450 में दी, उसकी उसने
उसका 625 रुपये कास्ट हमें बताई। ये है बस, ये है कंपैटिबल कार्ट्रिजेस 925, कंपैटिबल कार्ट्रिज 326, कंपैटिबल कार्ट्रिज 912, ये इनकी है। तो मैं इतना 400 गुना ये ज्यादा परचेज की गई। उसके बाद आप फिर सुन के हैरान होंगे कि आज हर शख्स एक पेन ड्राइव रखता है, इस्तेमाल करता है। पेन ड्राइव की कास्ट 250 से लेकर 300 तक, और 32 GB लेनी हो तो 300 से लेकर 400 तक मिलती है अच्छी, जिसमें माइक्रोन की, तोशिबा की और सैनडिस्क की, ये 3-4 जो टॉप क्वालिटीज हैं। इन्होंने आप सुन के हैरान होंगे। और जिस 32 GB की इन्होंने पेन ड्राइव, जिसकी मार्केट प्राइस मार्केट में, जिसकी हमारे पास कोटेशन पड़ी है 2-3 दुकानदारों से 400 रुपया है, इन्होंने वो 850 में परचेज की है, 110 टाइम्स ज़्यादा। जो 16 GB की है उसकी मार्केट प्राइस 340 है, इन्होंने 1050 में परचेज की है। मैं कितना बड़ा आप घोटाला समझ सकते हो। एक आम आइटम जो लोगों से लुकी छुपी नहीं है, हर शख्स कार्ट्रिज इस्तेमाल, पेन ड्राइव इस्तेमाल करता है, उसकी कास्ट में भी मैं 210% का हायर साइड पे परचेज किए। अब उसके बाद आइए, उसके बाद जो एक, ये तो कुछ आइटमें ली मैंने, ऐसे हर एक आइटम के ऊपर इनका ऐसा ही है। उसके बाद मैंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे लगाई थी। मुझे किसी ने कहा जी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक स्कीम आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि रूरल एरियाज में जाके आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ चूना लगा के, उसको बोलते हैं ड्रोन से, वो मैपिंग करनी थी। उसके लिए बल्क में इन्होंने लाइम पाउडर चूना परचेज किया है, तो वो बड़े हाई रेट्स पे लिया। तो मैंने उसको वेरीफाई करने के लिए आरटीएल गई डिपार्टमेंट में। अब वो भी सुन के आप हैरान हो गए। 2 वीडियोज़ का जवाब जो मेरे पास आया बड़ा सरप्राइजिंग था और शॉकिंग था मेरे लिए। वीडियो अखनूर की तरफ से चूना, जिसे आप बोलते हो बड़ा आसान चूना, एक दूसरी भाषा में कहते हैं सरकार को चूना लगाना, चूना खरीदने में भी सरकार को चूना लगा के। ये वीडियो महाशय, इनका शख्स वहां पर जाता है, उसका नाम है मुकेश कुमार। ये वीडियो ब्लॉक अखनूर का है। ये अखनूर से एक दुकान है शर्मा हार्डवेयर स्टोर, उससे ये चूना परचेज करते हैं। 248 बैग, 20 kg का हर बैग है, 59,520 रुपीज़ में इनको रेट मिलता है 12 रुपये kg। इसी दुकानदार को मैं फ़ोन करता, वो मुझे कहता है मैं आपको 8 रुपये kg दूंगा। इसके पास माल खत्म होता है। इसके साथ का एक दुकानदार, उसने मुझे कोटेशन दी, मेरे पास पड़ी है 8 रुपये में। यानी कि इन्होंने बिना जैम के जो माल परचेज किया, वो भी मार्केट से 50% ज़्यादा परचेज किया बिना जैम के। अब दूसरे वीडियो साहब हैं एक अखनूर फ्लाई में डाल के, उन्होंने और गजब किया, कितनी बहादुरी की। जैम के बिना 12 रुपये किलो लिया उन्होंने। जैम पे जाके गवर्नमेंट कहती थी जैम L1 बताएगा, L1 कौन है, उससे माल परचेज करना, उसने हाईएस्ट 1 बताया। उसने इनको क्या किया, उसने जो लाइन खरीदा बिना टेंडर के, बिना जैम के 12 रुपये में खरीदा। फ्लाई में डाल के जो वीडियो है, उसका शख्स जो राकेश कुमार, जो इंस्पेक्टर है पंचायत का, उसने वही चूना 15.99 रुपये में खरीदा, यानी कि 16 रुपये में खरीदा। मैं जो बिना जैम के खरीदा वो 12 रुपये में, वो भी 50% हायर साइड था। इसने जो खरीदा जैम में, ये उससे भी ज्यादा, ये 70% हायर साइड पे है। इन्होंने 14,000 kg लाइम पाउडर परचेज किया, और इसकी कास्ट जो सही बनती है, कास्ट इसकी 1,30,000 बनती है। अगर वो भी 14,000 किलोग्राम पूरा लिया हो, मुझे लगता नहीं पूरा लिया होगा, इन्होंने 500-600 ग्राम लेके काम चलाया होगा, लेकिन चलो वो 1,30,000 का बनता है 14,000 kg, अगर 9 रुपये 35 पैसे। इस शख्स को मैंने फ़ोन किया, मुझे चूना चाहिए, किस रेट पे दोगे? पहले इसने कहा 11 रुपये, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है। मैंने कहा जी 11 रुपये ज़्यादा है। कहता जी आप ऐसा, आपको कमीशन भी देनी है। मैंने कहा जी मैंने कमीशन नहीं लेनी, आप किस रेट पे दोगे? फिर ये आ गया 9 रुपये 35 पैसे पे। फिर मैंने कहा अगर 2-4 किलोमीटर तक छोड़ के आना हो, कहता 20 किलोमीटर तक आपको मैं पहुंचा के आऊँगा। तो वीडियो ने जरूर इसकी कैरेज भी ली होगी। तो 16 रुपये किलो में वीडियो परचेज कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जो जैम का पर्पज़ था, कास्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, कास्ट कम होगी, टाइम कम लगेगा। इसमें टाइम तो कम लग रहा है, लेकिन कास्ट बहुत ज़्यादा हायर साइड पे क्यों चली गई? जो चीज़ 1,30,000 में आनी थी, इन्होंने 2,23,000 में परचेज की, यानी कि 92,000। एक छोटी सी परचेज 2.25 लाख की परचेज में ये 92 लाख का सरकार को चूने की खरीद में चूना लगा गए। तो इससे ज़्यादा जैम की मैं सफलता और असफलता कैसे आपको गिनाऊँ? इससे बड़ा फ्रॉड शायद आज तक मैंने नहीं देखा। सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो आती है, पहले मैं सरकार से ये पूछता हूँ, मैं हेल्थ वालों से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर एक शख्स को आपने जिसको इंचार्ज बना दिया पिछले, और ये शख्स पिछले 17 साल से वहीं बैठा हुआ है, 17 साल से एक शख्स की ट्रांसफर नहीं हुई, कितना काबिल इंसान होगा, सरकार के कितने काम आता होगा।
अपने अफसरों को कितना oblige करता होगा, ब्यूरोक्रेट्स को कितना oblige करता रहा होगा जो 17 साल से एक ही जगह पे बैठा है। और ये जो बैठा शख्स, अगर मैं पूछता हूं, मैं अभी के डायरेक्टर साहब को अप्रिशिएट करता हूं कि जब मैंने ये उनकी नॉलेज में बातें लाई, उन्होंने उसके बाद कुछ चेक किया, कुछ ट्रांसफर भी की, लेकिन पुराने अफसर्स को क्यों इसका संज्ञान नहीं लिया इस चीज का? क्या उनको नहीं पता ये चीजें बाजार में किस रेट की हैं? आज छोटा बच्चा भी नेट खोल के चेक कर सकता है कि अगर ये आइटम ले लिया बाजार में, मार्केट रेट इसका क्या है, नेट पे सामने आ जाता है। तो इन्होंने क्यों नहीं किया? इनके पास जो एक्सपर्ट्स की टीम रही होगी, उन्होंने क्यों नहीं चेक किया? इनके चीफ अकाउंट्स अफसर रहे होंगे डिपार्टमेंट के, उन्होंने क्यों नहीं चेक किया? तो डिपार्टमेंट के ऑडिट होता है, ऑडिट वालों ने क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि इनको एक सेफ पैसेज मिला हुआ है। सरकार ने कहा जी आप जम पे लोगों, तो आपको कोई, सरकार ने जम के थ्रू एक लीगलाइज करप्शन का रेस्तरा खोल दिया, पर जम पे ले लो कोई पूछ नहीं। उसका इन्होंने मिसयूज किया, उस क्लास का मिसयूज किया। भाई हम 100 की चीज 500 में लेंगे, हमें कौन पूछने वाला। लेकिन नहीं, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं मेरे जैसे जो इन चीजों पे ध्यान देते हैं। आज मैंने ये निकाल के लाई है। मैं सरकार से मैं अपील करता हूं एलजी साहब से। आप तो ये कहते थे कि करप्शन खत्म होगी, मैं आपको दावे से कहता हूं, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, करप्शन खत्म नहीं हुई, उसका रेट बढ़ गया। आपने एक बार कहा कि जम्मू कश्मीर में जंगल राज अब खत्म हो गया। मैं कहता हूं जंगल राज की शुरुआत हुई है, क्योंकि दिन में कि उजाले में जो काम होता था वो जंगल राज में नहीं। आगे ट्रालियां अगर चलती थी, माइनिंग की जाती थी, दिन के उजाले में की जाती थी, आज रात के अंधेरे में की जाती है। आगे अगर पटवारी 1000 रुपया फर्द का लेता था, आज पटवारी 5000 से 10,000 रुपया पर मरला फर्द का ले रहा है और शरिया मांग के ले रहा है, कह रहा है मैं ऊपर खर्चा देता हूं। करप्शन की कमी नहीं हुई, करप्शन हर जगह दौर में हर महंगी होगी। पहले ट्राली 1000 की मिलती थी, आज 4000 रुपए की एक ट्राली 100 स्क्वायर फुट की रेत बजी लोगों को मिलती है। करप्शन बढ़ी है। एलजी साहब, आपको ग्राउंड रियलिटीज के साथ पता नहीं है, या आपके सबऑर्डिनेट्स आपको मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये स्कैम जो मैंने निकाला है, ये 500 करोड़ से कहीं ज्यादा कहीं मिस एप्रोप्रिएशन है। तो इस चीज के ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि हर कोई सत्यापाल मलक नहीं होता जो कहीं से आवाज उठाएगा तो उसके बाद इंक्वायरी की जाएगी। मेरे जैसे शख्स की भी बात सुन लीजिए। मैं आपको दावे से कहता हूं ये परचेजिंग इस डिपार्टमेंट की नहीं, हर डिपार्टमेंट में ऐसा किया जा रहा है। कम से कम मिनिमम 500 करोड़ का ये स्कैंडल है, अगर आप इसकी सीबीआई से इंक्वायरी कराएंगे। और मैं केंद्र सरकारों को भी कहना चाहता हूं कि ये करप्शन हमारी रियासत में नहीं, ये जो बीमारी है ये हर आजकल इंसान के डीएनए में हो गई है। हर रियासत में ऐसा होता होगा, हर यूटी में ऐसा होता होगा। तो मैं समझता हूं अगर यूटी में, पूरे हिंदुस्तान की अगर रियासतों की बात करें, 1 लाख करोड़ की टर्नओवर है इसमें जम में, तो 1 लाख करोड़ की टर्नओवर अगर 25% से लेकर 50-60% तक अगर मैं कमीशन की बात करूं, तो आज के एनुअली भी 25,000 करोड़ का घपला किया जा रहा है। और अगर पिछले 5 साल की बात करूं तो ये स्कैम 2G के बराबर कहीं का कहीं जाता है, क्योंकि 25,000 करोड़ को 5 साल से डिवाइड करूं, 1 करोड़ 25 लाख करोड़, 1 करोड़ 25 लाख हजार, 1 करोड़ 25 हजार करोड़ ये बनता है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं अभी दरख्वास्त करता हूं, मैं सरकार की नीयत पे मैं शक नहीं करता, लेकिन आज मैं ये सुनता हूं, मुझे पक्का नहीं पता कि सरकार ने ये जेम पोर्टल थर्ड पार्टी को दे दिया गया चलाने के लिए। अगर कोई ऐसा है, सरकार को चाहिए कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाए। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तो ये स्कैम बढ़ता ही जाएगा, और ये तब तक बढ़ेगा जब तक एक सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, जैसे ई टेंडरिंग में है, ई टेंडरिंग में जो टेंडर अपने बिडिंग देता है वो बिडिंग कोई एक अफसर खोल के नहीं देख सकता। वो फाइनल जिस दिन ओपनिंग डेट होती है उस दिन सारे सीनियर अफसर बैठते हैं, पूरी कमेटी बैठती है, एक के पास की होती है, वो की लगा के खोलता है तो डाउनलोड करते हैं, तब पता चलता है ये बिडर कौन है। यहां पर जिस ऑफिस में पैसा आता है वो अपने शख्स को कहता है भाई मेरे पास पैसा आ गया, तू आप बैठ, ये आइटमें ले जा, L1 घर से बना के ले आ, मुझे दे दे, ऑर्डर ले तो पैसा ले जाए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा ना होता तो ये जो 7 दुकानदार शॉपकीपर 7 हैं ये ना होते, इसमें 25-50 लोग आते। हमें लोगों ने कंप्लेंट की, हम माल देना चाहते हैं, हम पहले सप्लाई करते थे, आज के बाद हमारी सप्लाई बंद होगी क्योंकि वहां पर एक नेक्सस दोबारा सांठगांठ दोबारा शुरू होगी। तो इसकी इंक्वायरी की जाए। मैं सिर्फ एलिगेशन ही नहीं लाता, इसलिए नहीं कि मैं सरकार को हमेशा क्रिटिसाइज ही करना चाहता हूं, नहीं, ये चीजें सामने लाना पहले तो सरकार को खुद देखना चाहिए था। अगर नहीं देखा, आज मैं सरकार के सामने ये चीज लाई है, एक्सपोज की है, बहुत बड़ा स्कैम है। पब्लिक में अपनी छवि ठीक करने के लिए आपको भी किसी गवर्नर साहब का वेट नहीं करना पड़ेगा, भाई वो कहें और आप करें। इसका सीबीआई को इंक्वायरी को इनिशिएट कीजिए। तो दावे के साथ कहता हूं मैं पूरा आपके साथ कॉपरेट करूंगा, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पड़े हैं मैं वो आपको कॉपरेट करूंगा, इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, और उसकी तहकीकात होनी चाहिए, ताकि जो दोषी लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम को भी कहीं ना कहीं सेंध लगा दी है और सरकार की जो ट्रांसपेरेंट नीति थी उसको भी कहीं ना कहीं खराब किया है, अगर सरकार इसमें शामिल नहीं है तो डेफिनेटली इसकी इंक्वायरी कराएं, और ताकि जो करप्ट लोग हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। सिर्फ सरकार
पटवारी को, एसीबी भी पटवारी को, मास्टर को, टीचर को पकड़ लेता है। बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं जो 17-17 साल से एक जगह बैठते हैं, मैं समझता हूं उनके तारें बड़ी दूर तक जुड़ी होती हैं। तो उनके पीछे बहुत बड़ा कोई ना कोई उसके पीछे पॉलिटिशियन होता है, कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट होता है। अगर सरकार सिंसियर है, सरकार अपनी छवि ठीक करना चाहती है, तो इसकी इंक्वायरी की 2-4 दिन के अंदर इसकी इंक्वायरी का ऑर्डर आ जाना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। क्या जो मैं एलिगेशन लगा रहा हूं वो ठीक है या गलत है? क्योंकि मैं जो एलिगेशन लगा रहा हूं मैं अपने से फिक्र नहीं कर रहा। जो डाटा मेरे पास आया है इसमें मिनिमम 30% से लेकर 400% तक कमीशन गई है। तो ये चीजें देख के मैं कहता हूं ये 500 करोड़ का मिनिमम स्कैम हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर सरकार सिंसियरिटी के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। शुक्रिया सर हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। कई बार हमारी भी सरकारी कर्मचारियों से बातचीत होती है तो वो बोलते हैं कि करप्शन यहाँ नहीं रुक सकती, पैसा ऊपर तक जाता है और जिन लोगों को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कि वो चेक करें वो ही उनके साथ मिल जाते हैं और मिलकर वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं ताकि कहीं शक शुबे की गुंजाइश ही ना बचे। तो आप सोचें कि करप्शन रोकना तो दूर, जैसे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये बता रहे हैं जिस तरह से इन्होंने विस्तार में एक एक बात बताई है कि कैसे ये लोग सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। हमें लगता है इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, पहले इन्वेस्टिगेशन हो और फिर कार्रवाई हो और एक समाज को मैसेज भी जाए ताकि ये लोग जो दिमाग से हीन हो गए हैं इन लोगों की मानसिकता जो है वो थोड़ी ठीक हो, या आने वाली पीढ़ी जो है वो ठीक दिशा में आ जाए। क्योंकि इन लोगों की वजह से ही हमारा जो समाज है, सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा आज करप्ट हो गया है। हाँ, कुछ मैं डायरेक्टर हेल्थ साहब जो आज के दौर में बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े हॉनेस्ट अफसर हैं, मैं उनको भी ये अपील करना चाहूँगा कि जब तक सरकार को इनिशिएटिव लेती है, कॉग्निजेंस लेती है, आप अपने लेवल पे इसकी इंक्वायरी ज़रूर कराइएगा। जो चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, एलिगेशन लगा रहा हूँ, इसकी इंक्वायरी ज़रूर कराइएगा। मैं डुल्लू साहब से भी कहना चाहता हूँ कि सीनियर अफसर को भी कहना चाहता हूँ, मैं एडवाइज़र साहब भटनागर साहब से कहना चाहता हूँ, हेल्थ भी वो देखते हैं, इस चीज़ की इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। पहले डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराई जाए और फिर उसके बाद इसकी सीबीआई की हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, तब भी जाके सारा मामला सामने आएगा और सरकार की छवि कहीं ना कहीं बहाल होगी। शुक्रिया। तो हम ये कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी जो है वो हो और लोग भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया रखें। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।